हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आपको जानकारी है कि 17 मार्च को 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है। हालांकि ये तारीख अभी संभावित है, लेकिन अगर इसी तारीख को हम लोग मान लें कि एग्ज़ाम होने जा रहा है तो अपनी तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। और इसी क्रम में प्रारंभिक परीक्षा की आपकी तैयारी के लिए, उसके आकलन के लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको पेपर 1 से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन हिस्ट्री से है, जहाँ से हम 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पॉलिटी और पीए मिलाकर के भी 10 क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन का एक सेट आपके सामने जाएगा। इसमें आपको हम आंसर ही बताएंगे और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुछ नए क्वेश्चन भी आपके सामने आते चले जाएंगे। आप उन चीज़ों को नोट कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत वक्त है नहीं, अगर 17 मार्च को हम लोग डेट मान लेते हैं तो किताब पढ़ करके, नोट्स पढ़ करके बहुत कुछ हम लोग शायद तैयार नहीं कर पाएँ, खास करके वो लोग जो बिल्कुल नए हैं। तो ये वीडियो नए और पुराने सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो 50 क्वेश्चन आप देखिए और एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूरत के हिसाब से नोट करने का काम भी कीजिएगा। इस तरह का हम सीरीज लगातार लेकर के आएंगे। पेपर 1 में जो और 50 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, उनसे जुड़ा हुआ अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से एक सेट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पेपर जो झारखंड का है वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए भी हम कुछ वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं, जिसमें एक से मैंने शुरुआत किया और वो है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। अगर आपने उसको देखा है तो उसको देखने के क्रम में भी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ कई सारा चीज़ आप याद कर सकते हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। खैर, तो अभी हम लोग फिलहाल 50 क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे इंतजार करते हैं अगले वीडियो का, जहां और भी इस तरह की चीज़ें आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम लोग 15 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी? अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। आंसर को देखें, ऑप्शन देखें, मतलब 1971, 1974, 1969 और 1954। सबसे पहले सही उत्तर को जान लीजिए। सही उत्तर है 1971। मई 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। 1974 का महत्व भारत में इस रूप में है कि पोखरान 1 यहीं से शुरू हुआ था, मतलब यह पोखरान 1 हुआ था। 1969 आप सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई थी और 1954 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया था। तो चारों ऑप्शन का यहां पर कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन को देख लीजिए, सिजोफ्रेनिया, पॉलीन्यूराइटिस, एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। सही उत्तर है इसका पॉलीन्यूराइटिस। और ये जो पॉलीन्यूराइटिस है, जिसके कारण से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, ये वास्तव में विटामिन B6 की कमी के कारण उत्पन्न होता है। जबकि A, C और D ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों ही ब्रेन की बीमारी हैं, ब्रेन से संबंधित बीमारियां हैं, सिजोफ्रेनिया, एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 3, इरेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है? अग्न्याशय, अमाशय, छोटी आंत या फिर यकृत? आंसर है इसका छोटी आंत। और ये जो इरेप्सिन एंजाइम है, इससे प्रोटीन का पाचन होता है। इरेप्सिन के अलावा ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायता पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए को देखिए, 98.6 डिग्री अगर ये फ़ारेनहाइट में होता तो ये भी मानव शरीर का तापमान बताता, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि यहां पर सामने सेल्सियस लिखा हुआ, तो ये सही नहीं होगा। तो सही उत्तर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों ही फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 36.9 दोनों इक्वल होते हैं। 36.9 की जगह 37 भी लिखा होगा ऑप्शन में, तो आपका आंसर वही होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है? मतलब यहां एक से अधिक उत्तर का आपको चयन करना है। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह सही है। 2, इसमें लोहा की मौजूदगी होती है, यह भी सही है। 3 नंबर, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। और 4 नंबर, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह सही नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही है। ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। नंबर 6, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहां है? सीधा इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर है बी, हैदराबाद। नंबर 7, कौन एक गलत है? अंडे का बाहरी कवच मतलब आउटर शेल ऑफ एग, सामने लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यह सही नहीं है, क्योंकि अंडे का जो बाहरी कवच होता है, जो सेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ए यहां पर गलत है। बाकी आपकी जानकारी के लिए है कि भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ, और यह भी जान लीजिए कि यह 1974 में स्थापित हुआ था। बाकी चीजें आपकी जानकारी के लिए है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, यह आप ऐसे ही याद रखिएगा पढ़ करके। नंबर 8, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो सबसे पहले तो यह जान लें कि कॉस्मिक रेज क्या है। तो कॉस्मिक रेज मतलब कि अत्यधिक ऊर्जा वाले कण जो लिटरली बाह्य अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और फिर वहां से छिटक करके और पृथ्वी पर आ जाते हैं। कॉस्मिक रेज का उदाहरण एक्सरे है, गामा रेज है, यह कॉस्मिक रेज का उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, बी, यह सूर्य से उत्पन्न होती है, और सी, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और डी, यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होती है। अभी मैंने कॉस्मिक रेज को बताते हुए बताया कि अत्यधिक ऊर्जा वाले कण, तो डी तो सही होगा ही। ठीक है, तो कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है सी, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सही नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में इतना जान लें कि पहला तो ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण अगर है तो टीवी का जो रेज आता है, जो तरंग आता है, वो इसका उदाहरण है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। सूर्य की जो किरणें आती हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर 9, डीएनए के नाइट्रोजनी संरचना में परिवर्तन के कारण जंतु एवं पौधों के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लीजिए, बाकी ऑप्शन पर जाएंगे। सही उत्तर है ए, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। डीएनए के नाइट्रोजनी संरचना में परिवर्तन के कारण जंतु और पौधों के गुण में जो परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है? तो जीवों के शरीर का जो बाहरी स्वरूप होता है, जीवों के शरीर का जो बाहरी संगठन होता है उसको फेनोटाइप कहते हैं। उत्प्रेरक मतलब कि किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण अगर अभिक्रिया रिएक्शन तेज हो जाए, बढ़ जाए, तो वो उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब जिस पदार्थ के कारण अभिक्रिया में तेजी आ जाए वो उत्प्रेरक कहलाता है। अगर इसको हम लोग उदाहरण से समझना चाहें तो हाइड्रोजन और इथीन, इनकी अभिक्रिया को तेज करने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर से दोहरा दें कि हाइड्रोजन और इथीन की अभिक्रिया को तेज करने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है और फिर इसके कारण से इथेन का निर्माण होता है। ऑप्शन डी को देखिए, जीनोटाइप।
जीनोटाइप मतलब किसी जीव या प्राणी के जीन की संरचना जो होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं, मतलब कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण से आनुवांशिक गुणों का भी जीन का वहन होता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट? तो आंसर है इसका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं, इसको पादप कोशिका का रसोई घर मतलब कि किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम आप सब जानते होंगे, सेल डिवीजन में यह सहायक होता है। लाइसोसोम, जिसको कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, और लाइसोसोम जो होता है यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार होता है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल माना जाता है। नंबर 11, पौधों को फास्फोरस एवं पोटास युक्त उर्वरक किस समय दिया जाना चाहिए? यह एग्रीकल्चर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सही उत्तर है फसल बोने से पहले मिट्टी में। तो मिट्टी में फसल को बोने से पहले फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक दिया जाता है। नंबर 12, गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करने वाला रक्त वाहिका कौन है? आंसर है इसका, सीधा हम आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर है बी, गुर्दे की धमनी मतलब कि रेनल आर्टरी। ये गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करने वाला रक्त वाहिका होता है, ब्लड वेसल्स होता है, गुर्दे की धमनी। नंबर 13, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे आगे कौन सा राज्य है कूड़ा से हरित ऊर्जा के निर्माण में? तो सही उत्तर है इसका डी, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये सबसे लीडिंग स्टेट हैं इंडिया में इस तरीके से ऊर्जा निर्माण में। नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय में ई न्यायालय मतलब ई कोर्ट का शुरुआत हुआ था, कब खोला गया था? तो कब खोला गया था? 2016 में। और कहां खोला गया? तो आंसर है हैदराबाद में। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय में सबसे पहले ई न्यायालय की भारत में शुरुआत हुई थी। नंबर 15, जैव उर्वरक माइकोराइजा, सामने डैश दिया हुआ है, अब इसका आंसर ढूंढना है। कम अवधि की फसलों के लिए आदर्श माना जाता है, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, मतलब सही तरीके से ऑर्डर में नहीं है ये। बी, लंबी अवधि के फसलों के लिए आदर्श माना जाता है। सी, दोनों तरह के फसलों के लिए आदर्श होता है। और डी, यह सिर्फ फूलों के लिए उपयोगी है। तो सही उत्तर इसका है बी, यह लंबी अवधि के पौधों के लिए फसलों के लिए आदर्श माना जाता है। तो जैव उर्वरक है माइकोराइजा। नंबर 16, अब इकोनॉमी से शुरू हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको विकसित या सृजित करने का श्रेय अमेरिकी संस्था ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल को जाता है? पहला देखिए ऑप्शन, लिंग आधारित विषमता सूचकांक GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको UNDP ने डेवलप किया था 2010 में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको डेवलप किया है अमेरिका की संस्था ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने। तकनीकी प्रगति सूचकांक ये भी UNDP ने ही डेवलप किया था और 2001 में तकनीकी प्रगति सूचकांक को विकसित किया गया था UNDP द्वारा। तो सही उत्तर है इसका बी। नंबर 17, नकदी जाल मतलब कि लिक्विडिटी ट्रैप या कैश ट्रैप ऐसी स्थिति है जिसमें सबसे पहले कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, तो सामान्य तौर पर ब्याज दरों में जो कमी की जाती है उससे खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, खर्च को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में धन आपूर्ति में बदलाव से खर्च करने की आदतों में कोई बदलाव नहीं होता है और जब खर्च करने की आदतें नहीं बदलती हैं तो मौद्रिक नीति का उपयोग भी अप्रभावी हो जाता है।
ये सामान्य शब्दों में। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि लिक्विडिटी ट्रैप 3 स्थिति में उत्पन्न होती है। जब नाम मात्र का ब्याज दर हो, मतलब कि जीरो वाली स्थिति हो, इसके अलावा मंदी की स्थिति हो, और सरकार की जो मौद्रिक नीति हो, आरबीआई की या केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति हो, वो बिल्कुल अप्रभावी हो। तो ऐसी स्थिति में ही लिक्विडिटी ट्रैप वाली स्थिति होती है। अब क्वेश्चन की ओर जाएं। प्रतिभूतियों के कीमतों में लगातार गिरावट आती है, मतलब कि लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में। बी नंबर, व्यापारिक संस्थाओं को धनराशि की कमी का सामना करना पड़ता है। ए और बी दोनों ही सही नहीं है। सी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि के साथ ब्याज की दर कम नहीं होती है। अभी मैंने बताया कि कब होती है, तो बताया कि जब नाम मात्र का ब्याज दर हो, शून्य हो। तो जब शून्य हो तो और दर कम नहीं हो सकता है। आंसर इसका सी होगा, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में लोगों की जो बचत की आदतें होती हैं वो बढ़ जाती है, मतलब कि सेविंग रेट इस समय बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में ब्याज की दर कम नहीं होती है, आपूर्ति तो बढ़ा हुआ होता ही है। तो 17 का आंसर है सी। नंबर 18, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कौन एक राजकोषीय उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कौन एक राजकोषीय उपाय नहीं है, मतलब फिस्कल मेजर नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए। संतुलित बजट का निर्माण, राजकोषीय नीति मतलब कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा लाई गई नीति या उनके द्वारा किए गए उपाय। तो संतुलित बजट का निर्माण कौन करेगा? राज्य करेगा, सरकार करेगी। सार्वजनिक व्यय में कमी, प्रशासनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, ये सारा खर्च गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, तो राजकोषीय नीति में ये भी शामिल है। नए करों को आरोपित करना, ये भी टैक्स इंपोज करने का काम सरकार के द्वारा ही होता है। तो संतुलित बजट का निर्माण, सार्वजनिक व्यय में कमी का काम, नए करों को लगाने का काम, ये राजकोषीय उपाय है, क्योंकि इसको राज्य के द्वारा लाया जाता है। ब्याज दरों में परिवर्तन, ये देश का केंद्रीय बैंक करता है, मतलब आरबीआई करता है। इसका मतलब कि राजकीय उपाय कौन सा नहीं है? तो ब्याज दरों में परिवर्तन। ऑप्शन डी 18 का सही उत्तर है। नंबर 19, 24 जुलाई 1991 को लाई गई नई औद्योगिक नीति की घोषणा निम्न में से किसने की थी? आप सबको पता है कि नरसिम्हा राव सरकार के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, लेकिन उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। तो कौन थे उद्योग मंत्री? लिटरली उद्योग जगत से जुड़ा हुआ मंत्री का भार किसको दिया हुआ था? ये इस क्वेश्चन का डिमांड है। ऑप्शन देखिए, पीजे कुरियन। पीजे कुरियन ही इस सवाल का सही जवाब है, पहला चीज। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि भारत में आजादी के बाद से 6 औद्योगिक नीतियां लाई गई हैं, और ये चूंकि नई औद्योगिक है, मतलब कि ये छठा और अभी तक का आखिरी है। तो बाकी चीजों को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि 1948 में जो पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी, उसकी घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, 1948 का पहला। दूसरा आया था 1956 में, जिसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ उद्योग मंत्री का भी मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में था, तो उन्होंने लाया। तीसरा आया 1977 में, और ये लाया था जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। ठीक है, उन्होंने इसे लाने का काम किया। चौथा आया 1980 में, और 1980 में चरणजीत सिंह चेन्ना ने औद्योगिक नीति को लाने का काम किया था। पांचवा आया 1990 में अजीत सिंह के द्वारा, और छठा 24 जुलाई 1991 को, जिसको कि पीजे कुरियन ने लाने का काम किया था। तो 1 से लेके 6 ये सारे औद्योगिक नीति कब आए? पहला 48 में, दूसरा 56 में, फिर 1977 में, फिर 1980 में, फिर 1990 में, और फिर अल्टीमेटली जो अभी तक का आखिरी है वो है 24 जुलाई 1991 को। ये सब जानकारी आपको यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं है? मौद्रिक नीति का हिस्सा कौन सा नहीं है? पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा था,
उसके आधार पर, मतलब पीछे जो क्वेश्चन आप देख चुके हैं उसी के आधार पर यह आंसर भी हो जाएगा। आर्थिक स्थिरता, ये आरबीआई का काम है। सार्वजनिक व्यय में कमी, अभी मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी है, तो ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है, तो मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि मौद्रिक नीति आरबीआई लाती है। तो सही आंसर है बी, क्योंकि ये फिर से दोहरा दे कि ये राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। बाकी ए, सी और डी ये आरबीआई का काम है। नेक्स्ट 21, भारत की पहली पूर्णकालिक सांकेतिक योजना किसे माना जाता है? यहां पर हम सीधा आंसर बता रहे हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना पर हम पहले भी वीडियो लेकर के आए हैं। झारखंड सचिवालय के जब तैयारी में आप लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए होंगे क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ है, खत्म तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर है। और 5 ईयर प्लान चूंकि आपके जेपीएससी का सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी का एक अलग से पार्ट के तौर पर है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा। आप अगर नहीं देखे हैं मेरा वो वीडियो 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ, 2 या 3 वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बनाया है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 22, रोलिंग प्लान, इसको हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना, कौन सी योजना होती है? तो आपको पता होगा कि रोलिंग प्लान जो है ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुनार मिर्डल के द्वारा दी गई थी। ये योजना 1978 से लेकर के 5 वर्षों के लिए, मतलब 1983 तक के लिए थी। लेकिन 1978 में योजना लागू तो हुआ, लेकिन 80 में ही इस योजना को रोक दिया गया क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गई और इंदिरा गांधी जो 1977 के चुनाव में हारी थी वापस सत्ता में आ गई, तो उसके साथ ही रोलिंग प्लान खत्म हो गया। तो रोलिंग प्लान लिटरली लागू रहा 1978 से लेकर के 80 तक, लेकिन वास्तव में ये 83 तक के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 80 में खत्म हो गया। खैर, अब ये योजना क्या होती है? तो ये योजना है, सीधा हम आंसर बता रहे हैं आपको, बदलते उद्देश्यों वाली योजना। ऑप्शन ए, समय के साथ योजना के स्वरूप को बदल दिया जाता है। ए इसका सही उत्तर है। नंबर 23, उदारीकरण का तात्पर्य है। नई आर्थिक नीति के 3 पहलू हैं, आप सबको पता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर होता है, या यूं कहें कि सरकार उद्योग धंधों पर अपने नियंत्रण को शिथिल कर देती है। उदारीकरण मतलब कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, और उदार बनाने के कारण ही क्या होगा, निजीकरण को भी प्रमोट किया जा सकेगा, वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अब इसको हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इतनी बात जानने के बाद आंसर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका यहां कम हो जाती है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें सरकार की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कम हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के नियंत्रण वाली होती है, तो ये नहीं होगा। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, अभी मैंने बताया कि इसी के कारण से निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जा सकता है, तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। नंबर 3, एकाधिकार को प्रोत्साहन करना। नहीं, बाजार में नई आर्थिक नीति जिसके साथ ये एलपीजी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है कि मोनोपोली को खत्म किया जाता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया जाता है, तो 3 नहीं होगा। कर की निम्न दरें, निश्चित तौर पे बाजार को अगर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है तो सरकार का नियंत्रण को कम करना है, तो टैक्स रेट भी कम करना होगा और कम सरकारी नियंत्रण। तो आंसर है आपका 2, 4 और 5, ये सही है। तो उदारीकरण का तात्पर्य है 2, 4 और 5, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। ऐसे सवालों के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब इनका आप मीनिंग जानते रहेंगे। उदारीकरण अगर आपको पता है तो आप आराम से ऐसे सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऐसे सवाल को रट करके आप आंसर नहीं कर सकते हैं। ब्रीफ में मैंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर संबंध को समझाने का काम किया है। नंबर 24, संतुलित विकास का अर्थ है। ठीक है, संतुलित विकास का अर्थ है, सीधा आंसर आते हैं, कृषि एवं उद्योग का विकास। भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कृषि जो है ये प्राइमरी सेक्टर का होता है और
उद्योग जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का होता है। इनके बीच में अगर संतुलन बनाया जाएगा तब संतुलित विकास हो सकेगा, क्योंकि इन दोनों पर ही सेवा क्षेत्र भी निर्भर करती है। तो बी इसका सही उत्तर है। नंबर 25, लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एवं लिंग शक्ति मूलक माप, GEM मतलब कि जेंडर इंपावरमेंट मेजर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सी। आंसर देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है, ABCDD, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर टाइप करते वक्त इस तरह से ले लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो सही उत्तर है सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब कि UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है GDI और GEM। नंबर 26, यहां से अब हम लोग इतिहास के 15 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसने कहा था शासन प्रबंधन और सैनिक प्रतिभा की दृष्टि से शेर शाह अफगानों में श्रेष्ठ हैं? ऑप्शन को देखिए, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, जिनका की महत्वपूर्ण रचना है तारीख ए शेरशाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उलझले हेग, यहां पर उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। परमात्मा शरण अग्रवाल और के कानूनगो, ये तीन नाम है जो शेरशाह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। परमात्मा शरण अग्रवाल और KR कानूनगो। सबसे पहले उत्तर जान लीजिए इस सवाल का। तो सवाल का सही उत्तर है KR कानूनगो। पूरा नाम है कालिका रंजन कानूनगो, और इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है शेरशाह एंड हिज टाइम्स। अब्बास खां शेरवानी, मैंने बताया था तारीख ए शेरशाही, KR कानूनगो की किताब का नाम है शेरशाह एंड हिज टाइम्स। और यहां ये जान लीजिए कि KR कानूनगो ने शेरशाह के शासन प्रबंध के संदर्भ में उल्लेख किया था कि शेरशाह के समय में सरकार मतलब जिला से ऊपर कोई भी प्रशासनिक विभाग नहीं था, और शेरशाह के समय में 47 सरकार या जिला था और प्रांत या सूबा शेरशाह के समय में नहीं थी। ये बात KR कानूनगो कहते हैं, लेकिन इस बात का खंडन करते हैं परमात्मा शरण अग्रवाल, और वो कहते हैं कि शेरशाह के समय में प्रांत भी थी और फौजी गवर्नरों की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। बाकी डिटेल इतिहास में आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि बंगाल में 1541 में जब विद्रोह हुआ था तो शेरशाह ने वहां के लिए नई व्यवस्था कायम की थी। इसी कारण से KR कानूनगो ने कहा कि सरकार से ऊपर कोई प्रशासनिक विभाजन नहीं था, लेकिन वास्तव में प्रांत भी थे और फौजी गवर्नर भी थे। जैसे खवास खां का नाम आपने सुना होगा, जिनको कि नॉर्थ वेस्ट में खवास खां, हैवात खां, इन लोगों को फौजी गवर्नर के तौर पर स्थापित किया गया था बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 27, मौर्यों के समय निर्मित सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने किसके द्वारा करवाया था? उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने 1-2 वीडियो के पहले सुदर्शन झील पर स्पेशली बनाया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा आप उसका आंसर देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल इसका आंसर है ए, सुविशाख। 28, अंग्रेज अधिकारी एलिस एवं मेजर एडम्स का संघर्ष किसके साथ हुआ था? सही उत्तर है इसका मीर कासिम। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे और जिन्होंने बाद में मुंगेर में अपनी राजधानी बना ली थी, उन्हीं के समय में एलिस और मेजर एडम्स के साथ उनका संघर्ष हुआ था। 29, किस पुस्तक में सिंध के मुहाने से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? सीधा पहले आंसर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से इस बात की जानकारी मिलती है कि सिंध के मुहाने से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाह थे। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है, अननोन है, इतिहास में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। जबकि ऑप्शन ए नेचुरल हिस्टोरी का, ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया है।
ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया ये लिखा गया है टॉलेमी के द्वारा, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लिखा गया है V.A. स्मिथ के द्वारा, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है। नंबर 30, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? आंसर है, इसका सही जान ले, सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। बी, देवपाल के विषय में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि देवपाल ने भी कुछ इसी तरीके का काम किया था। देवपाल ने अपने शासनकाल में शैलेंद्र वंशीय शासक, शैलेंद्र वंशीय शासक मतलब कि जावा सुमात्रा के जो शासक होते थे उनको शैलेंद्र वंशीय शासक कहा जाता था। तो शैलेंद्र वंशीय शासक बलदेव पुत्र ने नालंदा में बौद्ध विहार देवपाल के समय में बनाया था, और देवपाल ने उसकी देखरेख के लिए 5 गांव उनको मतलब कि बलदेव पुत्र को दान भी देने का काम किया था। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक माना जाता है, और ये बात तारानाथ जो इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, वो कहते हैं कि देवपाल बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक था, और देवपाल ने भी, जो कि पाल वंश से संबंधित है, अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। बाकी कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त बाद में बात करेंगे। वैसे कुमारगुप्त के विषय में बता दें कि वत्स भट्टी जो थे वो इनके दरबार में थे, और वत्स भट्टी ने ही मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, फिलहाल यहां पर हम उस पर बात नहीं करेंगे। नंबर 31, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? चारों ऑप्शन में जो नाम आए हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सभी जैन विद्वान हैं, और अकबर ने अपने इबादत खाने में इन सबको बुलाने का काम किया था। इनमें से 2 लोगों को अकबर ने उपाधि दी थी, जिसमें से एक को उपाधि दिया जगत गुरु, और जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हीरा विजय सूरी को दी थी, जो ऑप्शन डी में है। जबकि ऑप्शन बी को देखिए, जीन चंद्र सूरी, इसको या इनको अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी। जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि, और हीरा विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। बाकी विजय सेन और शांति चंद्र ये सब इबादत खाना में अकबर के द्वारा बुलाए गए थे, सबको सम्मानित किया गया था। एक बात और यहां याद आ रहा है, उसको भी आप जान लीजिए। जीन चंद्र सूरी और एक और जैन विद्वान है जिनका नाम था जीन प्रभा सूरी, और जीन प्रभा सूरी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, और जीन प्रभा सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में बुलाया था और उनका सम्मान किया था। तो जीन चंद्र सूरी अकबर के समय में, जीन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो नाम मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान की नहीं अदायगी का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? आसान क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर आते हैं। सही उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। अगर आप गेस करेंगे नहीं जानने पर तो आप गांधी जी करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है कि लगान नहीं देना है, इस तरह का आंदोलन चलाने का सुझाव रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नंबर 33, संगठन एवं उसके संस्थापकों के जोड़ों में कौन एक सही नहीं है? मतलब 3 सही है, सीधा आप याद कर जाइएगा, जो गलत है वो आप ढूंढिए। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में इन्होंने यह संस्था स्थापित की थी, और फिर बाद में तत्वबोधिनी सभा जो था वो ब्रह्म समाज से, जो राजा राममोहन राय का था, उसके साथ जुड़ गया था। बी, परमहंस मंडली, सामने लिखा हुआ है रामकृष्ण परमहंस, नाम से नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है, और अगर नहीं पता है तो यहीं पर कंफ्यूजन होगा। यह सही उत्तर नहीं है। परमहंस मंडली रामकृष्ण परमहंस ने नहीं, बल्कि गोपाल हरि देशमुख ने मुंबई में 1840 में एस्टैब्लिश किया था। तो परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे,
ठीक है। और बाकी SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन, ये नारायण गुरु का है। नारायण गुरु ने ही नारा दिया था मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ठीक है। तो बाकी साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, ये मिला हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सही उत्तर इसलिए है कि यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक थे। नंबर 34, चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? आंसर डी, अहमदनगर। अहमदनगर। बाकी डिटेल यहां नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको बता दें कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो राज्य बने थे, बिदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, इन राज्यों के संस्थापकों का और वहां पर कौन सा राजवंश स्थापित हुआ, आप जरूर देख के रखिएगा। आने वाले दिन में उस पर हम क्वेश्चन ला करके वो भी समझा देंगे, लेकिन वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल 34 का आंसर है डी, अहमदनगर। नंबर 35, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र देने वाले भारतीय कौन थे? सीधा आंसर बता दें आपको, आंसर है सी, शंकरन नायर। ए इसका सही उत्तर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटाई थी, जबकि दीनबंधु एंड्रयूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन पूरा देखिएगा, तभी इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है। नंबर 36, सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था, अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते? आंसर है जॉन लॉरेंस। और सिपाही विद्रोह के संदर्भ में जो अलग अलग स्टेटमेंट है, इसको भी आप जरूर याद करके रखेंगे। 37, निम्न में से कौन सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधियों में से एक थे? और नाम है जो सही वो है नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ऑप्शन डी। जहां बताने लायक होगा वहां हम बताएंगे। 38, कांधार का मुगल साम्राज्य से निकल जाना किस दृष्टिकोण से मुगलों के लिए हानिकारक था? तो सही उत्तर है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व से बड़ा ही महत्वपूर्ण था, लेकिन मुगलों के हाथ से ये निकल गया। 39, पल्लव काल में निर्मित रथ मंदिर या जिनको कि सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, किस शैली के अंतर्गत आते हैं? इसका भी हम एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनाए हैं मेंस के दृष्टिकोण से, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि, उसको भी देखिएगा, तो ऐसे सवालों के जवाब देने में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। आंसर है इसका मामल्ल शैली। नेक्स्ट, नंबर 40, गंगा घाटी अभियान की सफलता पर किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर पहले जान लीजिए। सही उत्तर है बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजराजा प्रथम का कुछ जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं वो जान लीजिए। मुमाडी चोलदेव राजराजा प्रथम को, जयगोंड भी उनको कहा जाता था, शिवपाद शेखर की भी उनकी उपाधि थी। परांतक सेकंड को सुंदर चोल की उपाधि दी गई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। राजराजाधिराज को विजय राजेंद्र भी कहा जाता है, और यह उपाधि उन्होंने तब धारण की थी जब उन्होंने कल्याणी के सोमेश्वर जो राजा थे, सोमेश्वर, उनको पराजित किया था। उसके बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी राजाधिराज प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट, भारत में अब इंडियन पॉलिटी और पीएसए 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। सही उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब जोड़िएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 42, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग 3 जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो ऐसे भी ये कितनी जांच रिपोर्ट भेजते हैं? तो 3। उनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वह है सी, सरकारी जो रक्षा व्यय लेखा होता है वो कैग नहीं रिपोर्ट सबमिट करते हैं। बाकी ए, बी और डी ये रिपोर्ट उनके द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, जमा की जाती है। नंबर 43, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था?
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज था वो शामिल नहीं था, और वो था मूल अधिकारों का प्रावधान, ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डी। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? सही उत्तर है एफ.जे. गुडनाउ। और एफ.जे. गुडनाउ ने अपनी इस पुस्तक जिसका कि नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग माना था। और भी लोग हैं जो राजनीति और प्रशासन को अलग मानते हैं, क्वेश्चन आगे भी आपको दिखेगा इस तरह का। तो यहां पर एफ.जे. गुडनाउ आंसर है। तो आप उनके द्वारा लिखा हुआ किताब का नाम भी याद रखिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसमें क्या कुछ मेंशन है कि राजनीति और प्रशासन को अलग माना गया है, ये भी मैंने आपको बताया। हर्बर्ट साइमन का जो फेमस किताब है उसका नाम है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन का। एल.डी. वाइट इन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से दोहरा दूं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एल.डी. वाइट की किताब थी ये 1926 में पब्लिश हुई थी। और लोक प्रशासन में ये जो किताब है एल.डी. वाइट की, ये पहला पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, ठीक है। तो पहला जो मान्यता प्राप्त पाठ्य पुस्तक है वो एल.डी. वाइट की है। नाम फिर दोहरा दे, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि लूथर गुली का जो फेमस किताब है उसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वजनिक उद्घोषणा के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? ये एक तरफ ये जो क्वेश्चन है, एक तरफ जहां लोक प्रशासन से प्रश्न क्रिएट करता है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार भी आपके पेपर 1 के मिसलेनियस में है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। मतलब वहां यहां बात एक ही है, लेकिन दो जगह पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब इसको देखिए कि क्या आंसर होगा। अनुच्छेद 22, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक उद्घोषणा के अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, सामाजिक सुरक्षा। आपको याद होगा कि भारत के संविधान में सोशल सिक्योरिटी की बात आर्टिकल 41 डीपीएसपी में है, वहां किया गया है। और यूएनओ का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसका आर्टिकल 22 सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 7, इसमें कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 में है। कंपैरेटिव भी देख लीजिएगा तो याद रहेगा। अनुच्छेद 23, इस सवाल का सही जवाब है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। जबकि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल 39, मतलब वो भी डीपीएसपी में है। तो सही उत्तर है इसका सी। और डी में है अनुच्छेद 8, इसमें है न्यायिक उपचार। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अनुच्छेद 8 में न्यायिक उपचार है, और यह न्यायिक उपचार का प्रावधान संविधान में आर्टिकल 32 और फिर 226 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित किस समिति की रिपोर्ट पर विपक्ष का आरोप था कि सिफारिश में, मतलब जो सिफारिश दी गई, सिफारिश में केंद्र को मजबूत करने का प्रावधान है। यहां आपको बता दें कि पंचायती राज पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करके मैंने 2 वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी प्लीज देख लीजिए, क्योंकि पंचायती राज भी आपके जेपीएससी के सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है, ठीक है। और उसको देखिएगा तो यकीन मानिए कमोबेश सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सचिवालय में भी एक क्वेश्चन था कि कहां किस केंद्रशासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो क्वेश्चन भी मेरे उस वीडियो में था, ठीक है। ये और बात है कि वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एनीवे, इसका सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति। उस वीडियो को देखिएगा तो सारे जो कमिटीज हैं या जिससे जुड़ा हुआ जो भी बातें हैं उनका सारा रिकमेंडेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो खैर 46 का सही उत्तर बी। 47, किस समिति ने सिफारिश दिया था कि संविधान में संशोधन के बिना ही राज्यों को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए? सही उत्तर है शीतलवार समिति, मतलब ऑप्शन डी।
48 वुड्रो विल्सन ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि और भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब मैंने बताया था एफ.जे. गुडनाउ की किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर भी यही बात कही गई थी। वुड्रो विल्सन ने भी इस तरह की बात कही है और उनका जो किताब है उसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑप्शन ए। 49 किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय खुराफात कहा था? आंसर थॉमस कार्लाइल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इस सेट का 50वां और आखिरी क्वेश्चन, भर्ती एवं चयन से किस समिति का संबंध है? सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है सी, कोठारी समिति। कोठारी समिति जिसका कि गठन 1974 में किया गया था। कोठारी समिति ने 1976 में अपना रिकमेंडेशन दिया था और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही 1979 में सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसको 3 चरण में कर दिया गया। मतलब कि प्रीलिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया कोठारी समिति की सिफारिश पर और पहली बार यह लागू हुआ था 1979 में। तो खैर आंसर है इसका सी, कोठारी समिति। एसेटन समिति जो है ये प्रशिक्षण से संबंधित है, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जो प्रशिक्षण होगा उससे संबंधित है। पिल्लई समिति, पिल्लई समिति ने सिफारिश दिया था कि इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 3 वर्षों का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। 3 वर्षों का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एल.एम. सिंघवी के विषय में आपको पूरी जानकारी मेरे उस वीडियो में मिलेगा जिसमें कि मैंने पंचायती राज के संदर्भ में क्वेश्चन रखे हैं। तो ये 50 क्वेश्चन, अगला जो ऑब्जेक्टिव का हम लेकर के आएंगे उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। और पेपर 1 में जो आपका सिलेबस जिस तरीके से डिवाइड है उसी तरीके से डिवाइड करके एक पार्ट में यहां मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी और पीए को चुना है। जो रेस्ट पार्ट है वो अगले 50 क्वेश्चन में होगा। तो 50 इधर 50 उधर, एक पूरा सेट हो जाएगा। और जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है, जो चीज़ें बताई है जैसे एसेटन समिति, पिल्लई समिति, ठीक है, तो इससे आपका एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट होता चला जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वीडियो अब तक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।